प्रत्येक वर्ष 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व सिकल सेल दिवस मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है और ये किस तरह की बीमारी है या एक डिसऑर्डर है, और इस रोग के बारे में आम लोगों को कितनी जानकारी होनी चाहिए, जागरूकता कितनी है, और खास करके इन रोगियों को सावधानियां किस तरह की रखनी होती है, बीमारी के पहचान के लक्षण क्या हैं, बचाव कैसे करें, इन सब बातों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। आप निदेशक हैं नोएडा स्थित पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। जो दिवस मनाया जाता है जी, इसका उद्देश्य क्या है और ये किस लिए मनाया जाता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और बहुत बुनियादी सवाल है। सिकल का मतलब होता है हंसिया। जो हमारे रक्त कोष होते हैं वो, अगर सबने देखा होगा, कहीं फोटो में देखा होगा, वो गोल 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 होते हैं, छोटे छोटे से गोल गोल होते हैं। लेकिन इनमें अपनी कुछ भ्रांति आ जाती है, कुछ उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है और उसके हिसाब वो हंसिया की तरह हो जाते हैं। तो जो गोल होते हैं वो बहुत लचीले होते हैं और पूरे शरीर में बहुत छोटी छोटी नस के थ्रू भी पास हो जाते हैं। लेकिन जब ये हंसिया आकार के हो जाते हैं तो वो थोड़े रिजिड भी हो जाते हैं, उनका लचीलापन खत्म हो जाता है और वो एक एबनॉर्मल सेल की तरह हो जाते हैं। तो बहुत सी जगह पे वो शरीर के ही अंदर जो हमारी रक्त कोश की बहुत बारीकी, जो कि बाल से भी पतली होती हैं, उनमें फंसने लगते हैं और फंस के वहां पे अटक जाते हैं। जो इनका कार्य है, जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं, खासतौर से जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, लाल रंग की जो रक्त कोशिकाएं हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या रेड ब्लड कॉर्पस्कल कहते हैं, उनका कार्य होता है कि पूरे शरीर में खून को पहुंचाना, और खून के साथ जब ये जाती हैं तो वहां पे ऑक्सीजन ले जाती हैं। वो ऑक्सीजन जो है, जितनी चीजें हैं उनको एनर्जी देता है और उनको जीवित रखता है। तो जब ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, हंसिया के रूप में हो जाती हैं और आगे नहीं जाती, फंस जाती हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत होने लगती है। एक सबसे पहली दिक्कत ये होती है कि जैसे हम लोग का एक आमतौर में वयस्क आदमी का या बच्चे का मान लीजिए करीब हीमोग्लोबिन 12 के आसपास होता है, तो इनमें क्या होता है, विक्रांत की वजह से ये जल्दी नष्ट हो जाती हैं। जो एक सामान्य बच्चे की कोशिकाएं होती है लाल रंग वाली, वो करीब करीब 100 से 120 दिन चलती हैं और फिर नई खेप आती रहती है और परिवर्तन चलता रहता है। लेकिन इनकी जो लाइफ है वो, चूंकि इनका प्रकार गड़बड़ है, इनकी संरचना गड़बड़ है, तो ये 20 से 30 ही दिन तक जीवित रहती हैं। इसलिए शरीर में खून की कमी होने लगती है और उसके भी बहुत से असर होने लगते हैं। आकार बदलने का वैज्ञानिक कारण भी क्या हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। रक्त में बहुत सी तरह की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन एक जो कोशिका जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं वो है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल जिसको कहते हैं। इनका काम होता है कि फेफड़े में से ऑक्सीजन लेना और उस ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के पूरे हिस्से में पहुंचाना, जिससे कि बाकी ऊतक जो है वो जीवित रह सके टिश्यूज में। जब इनमें विकृति हो जाती है तो इनकी ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो ऑक्सीजन ढोने की क्षमता होती है, वो क्षमता इनकी कम हो जाती है, बहुत क्षीण हो जाती है और इनका खुद भी जीवनचर्या या खुद भी जीवन काल बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, मरीज में, जैसे हम साधारण लोग जानते हैं कि खून की कमी को एनीमिया कहते हैं, तो इसीलिए सिकल सेल एनीमिया कहते हैं इसको, क्योंकि खून की कमी हो जाती है। तो सिकल सेल बीमारी की वजह से खून की कमी होना, इसको सिकल सेल एनीमिया के रूप में कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि चूंकि कोशिकाएं बहुत जल्दी जल्दी नष्ट हो रही हैं और ये एक आनुवांशिक बीमारी होती है, जब से बच्चा पैदा होता है तब से ही ये चीज शुरू हो गई होती है उसके शरीर में। और शुरू क्यों हो जाती है? क्योंकि आनुवांशिक होती है। आनुवांशिक का मतलब है कि पेरेंट से बच्चे में आती है। जब एक पेरेंट में इस तरह का होता है तो इस बीमारी की जो सीवियरिटी है, जो इसका प्रकोप है, वो थोड़ा कम होता है। लेकिन यदि दोनों पेरेंट्स में इस तरह की बीमारी है तो फिर उसका प्रकोप बच्चे में और ज्यादा हो जाता है। और दिखता कैसे है? ब्लड टेस्ट से तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन ब्लड टेस्ट करने की जो स्थिति आती है वो तब आती है जब कोई उसमें शुबह करे कि हाँ भाई, इसमें इस तरह की बीमारी हो सकती है। वो शुबह तब होती है जब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो, बच्चा कुछ जरूरत से ज्यादा गोरा या पीलापन लिए हुए दिखे, क्योंकि शरीर की कमी में आपने देखा होगा जब एनीमिया होती है तो शरीर के जो नाखून होते हैं या आंख में होते हैं वहां पे सफेदीपन ज्यादा होती है, लालिमा कम हो जाती है। तो एनीमिया जब होती है तो उससे पता चलता है। कभी कभी कुछ और होता है, जब बच्चे को कई जगह चूंकि ये जाती हैं और जाके नसों में फंस जाती हैं, खून की नसों में, तो वहां पे दर्द होता है, तो उनसे होता है। सिकल सेल जो ब्लड डिजीज है, एनीमिया है, इसका क्या इतिहास है? कैसे ये लोगों को, वैज्ञानिकों के या अनुसंधानकर्ताओं की नजर में आया
कि ये इस तरह की समस्या है और ये अन्य समस्याओं से अलग है। जी जी, बहुत अच्छा आपने कहा। ये चूंकि ये पकड़ में नहीं आती थी तो लोगों को बहुत बहुत सालों तक इसके बारे में पता ही नहीं चलता था। इसकी पहचान करीब आज से समझ लीजिए 110-115 साल पहले ही हुई है। बहुत पुरानी नहीं है बीमारियों के हिसाब से, जैसे बहुत सी बीमारियां बहुत पहले से हम लोग जानते रहे। तो इसकी खोज जो है वो अमेरिका के किसी साइंटिस्ट ने की थी, जब उसने खून की नलियों को देखा और उसमें उसको लगा कि हाँ भाई ये नॉर्मल सेल्स नहीं है, ये अबनॉर्मल सेल्स हैं। तब इसकी पहचान हुई। फिर धीरे धीरे करके इसके बारे में और रिसर्च हुई, शोध हुई। फिर लोगों को समझ में आया कि हाँ इस तरह की बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है। और ये आनुवंशिक बीमारी के साथ एक चीज बहुत अहम होती है कि वो बीमारी हमेशा करीब करीब जिंदगी भर साथ चलती है। जो हमारे जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें गड़बड़ी होती है तो वो बीमारी हमारे साथ जब तक जीवन चलता है तब तक वो बीमारी किसी न किसी रूप में चलती रहती है। जिसमें इस तरह का जीन था, जिस पॉपुलेशन में या जिस समुदाय में इस तरह का जीन था, उसमें ये बीमारी का प्रकोप ज्यादा देखा जाता है। और वो प्रकोप में हम लोग के हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में भी कुछ एरियाज हैं जो कि ट्राइबल एरियाज हैं, मध्य प्रदेश के एरियाज हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा देखी जाती है। दूसरी देखी जाती है बीमारी जहाँ पे काफी कुछ सैम लैंगिक जो बात कहते हैं ना, एक ही कास्ट में मैरिज करने से उससे भी थोड़ी सी बढ़ती है, जीन्स जो है बढ़ते जाते हैं। थोड़ी सी ये बीमारी और जो है वो अफ्रीका वगैरह में देखी जाती है, जहाँ पे इसकी मात्रा बीमारी की समझ लीजिए या इसका इंसिडेंस जो हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, तो इसका इंसिडेंस ज्यादा होता है। पूरे विश्व में एक यूनिफॉर्म इंसिडेंस नहीं होता, लेकिन हाँ इन जगहों पे पॉकेट्स में ये ज्यादा मिलती है। तो इस बीमारी से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? रोकथाम करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मालूम हो कि भाई हम में ये जीन्स हैं कि नहीं है, और जिससे हम शादी करने जा रहे हैं उसमें ये जीन्स है कि नहीं। अगर दोनों में जीन्स हैं तो बच्चों में ये बीमारी होने की चांसेस करीब करीब 50% हो जाती है। ब्लड की जन्म पत्री आपस में मिला पाए शादी के पहले, तब तो इसकी रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में ब्लड की जन्म पत्री से नहीं, बाकी कारणों से शादियां होती हैं। इसका इलाज क्या है वर्तमान में? क्या है? दवा है, इंजेक्शन है, वैक्सीन है, या किस तरह से आप लोग इसका इलाज करते हैं इस तरह के पीड़ितों का? देखिए, हम जो आपने बाद में कहा उससे हम शुरू करेंगे। वैक्सीन कोई नहीं इसकी है, क्योंकि वैक्सीन उनकी होती है जो बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। तो उसके खिलाफ हम कोई चीज बनाते हैं जिससे कि बीमारी होने नहीं पाती है। और बहुत सी वैक्सीन जो होती हैं अधिकतर जो कीटाणु से या जीवाणुओं से होती हैं, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज की वैक्सीन नहीं होती, वो अनुवांशिक होती है। माँ बाप में है तो नीचे बच्चों में काफी संभावना आने की, तो वैक्सीन तो नहीं। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक तो पहले जल्दी डायग्नोसिस हो जाए। सीवियरिटी के हिसाब से उनको काफी कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, कि उनको आर्टिफिशियली दूसरे का ब्लड लेकर के उनको नॉर्मल कोशिकाएं देते हैं, जिससे कि उनका जो ऑक्सीजनेशन है और जिससे जीवन चर्या है ठीक से चल पाए। और ये भी समझ में आता है कि चूंकि ये बीमारी अपनी जो कोशिकाएं बन रही हैं वो खराब बन रही हैं, विकृत बन रही हैं, तो उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो एक तो सबसे सीधा सीधा उपाय ये है। दूसरा ये है कि कुछ दवाइयां मार्केट में अब आने लगी हैं जो कि इस बीमारी को कुछ हद तक, ठीक तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती हैं, जिससे इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की संख्या या इनके बीच का अंतर बढ़ाया जा सके। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात होती है कि रक्तदान करता भी चाहिए। तो किस तरह से आप मैसेज करेंगे कि लोग रक्तदान को के लिए प्रेरित हो जाएं? आज से 10 साल पहले हम कहें, रक्तदान देने में लोग बहुत हिचकिचाते थे, बिल्कुल नहीं आते थे आगे। लगता था कि पता नहीं कितना ब्लड निकाल जाएगा, जबकि एक बॉटल जिसको हम लोग कहते हैं या एक थैली है आजकल, पहले तो कांच की बोतल में होता था, जिसमें है उसमें आधा तो उसका प्रिजर्वेटिव ही होता है। अगर 300 या 350 ml हम लोग ब्लड की बात करते हैं तो आधा तो उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, आधा ही उसमें खून होता है। दूसरा ये है कि अब रक्तदान का प्रोसीजर भी बहुत सेफ हो गया है। हम लोग जब रक्तदान की बात करते हैं तो जो हमारा जो डोनर है, जो दे रहा है, वो भी ठीक हो रहना चाहिए, उसका रक्त भी ठीक होना चाहिए, उसको भी किसी तरह का कोई अतिक्रमण, क्योंकि सुई लगती है, किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, तो वो बहुत सेफ रहना चाहिए। और जिसको दिया जा रहा है उसमें जो चीज हम रक्त में दे रहे हैं सिर्फ वही जाए, ऐसा नहीं हो कि उसके साथ कोई और बीमारी या कोई और रिएक्शन भी हो जाए, तो बहुत सावधानी से रक्त देना पड़ता है। लास्ट रिजॉर्ट में हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं, कि बोन मैरो, उसकी बोन मैरो को खत्म करके और उसमें नई बोन मैरो डालते हैं। बड़ा टेढ़ा प्रोसीजर होता है। जैसे हम लोग किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं या लिवर का ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वैसे ही बोन मैरो का भी ट्रांसप्लांट करते हैं, कि नई बोन मैरो जब काम करे तो वो अपने नए तरह के सेल्स बनाने लगे जो कि
इन सब विकृतियों से परे हों। लोगों के लिए, एक तो जो पीड़ित हैं उनके लिए, और जो पीड़ित की देखभाल करने वाले, चिंता करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो पीड़ित हैं और जो चिंता करने, दोनों में एक चीज बहुत कॉमन होती है, वो कॉमन होती है दोनों की चिंता। क्योंकि जो पीड़ित होता है उसको भी समाज में लगने लगता है कि भाई हम कुछ किसी तरह से समाज में पीड़ित हैं, और थोड़ा हे महसूस करने लगता है अपने को। एक फीलिंग आने लगती है कि साहब हम तो बड़े खराब हैं, बाकी लोग ठीक हैं, हम ही को ऐसी क्यों चीज की जरूरत पड़ती रहती है। हीन जैसी भावना उसको होने लगती है। दूसरा, जो उसको देखभाल करते हैं, यूजुअली माता पिता होते हैं, वो भी बेचारे थकने लगते हैं, क्योंकि ये एक अविरत प्रॉब्लम है जो कि चलती ही जाती है। ऐसा नहीं है कि एक बार ऑपरेशन हो जाए, ठीक हो जाए, या एक कुछ दिन का इलाज हो जाए, साल भर का इलाज, जैसे टीबी है, साल 1.5 साल का इलाज हो गया तो भाई ठीक है, उसके बाद निजात मिल गई, छुट्टी मिल गई उससे। तो वो भी बेचारे थक गए होते हैं, थकने लगते हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि दोनों जनों से कि हाँ भाई, हिम्मत ना हारें। और विज्ञान ने अब इतनी प्रगति कर दी, पहले ये बच्चे जो हैं, मान लीजिए इनकी एक तो पहचान नहीं होती थी जल्दी, और जगह पहचान भी होती थी, पता चला जब तक वो 15-20 साल के हुए तब तक उनकी जो है डेथ भी हो गई। लेकिन आजकल अगर एक लगन से चलते रहे तो ये बच्चे भी काफी उम्र तक, कम से कम 50 साल की उम्र तक बिल्कुल अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमें खुशी है बताने में कि ये सारी सुविधा हमारे चाइल्ड पीजीआई नोएडा में सेक्टर 30 में है, उपलब्ध है। जितनी बच्चों से संबंधित जितने रोग हैं, और वयस्क के रोग और बच्चों के रोग में काफी कुछ फर्क होता है, तो इसीलिए सरकार ने एक पहल करके एक चाइल्ड पीजीआई बनाया। और बाहर विदेशों में तो बहुत चाइल्ड पीजीआई हैं, बड़े बड़े चाइल्ड पीजीआई हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तान में शायद ये दूसरा या तीसरा चाइल्ड स्पेशलाइज्ड चाइल्ड ट्रीटमेंट का इंस्टीट्यूट होगा। हाँ, मेडिकल कॉलेज में एक चाइल्ड का डिपार्टमेंट जरूर होता है, लेकिन अलग से इंस्टीट्यूट होना, उसमें सारी विधियां होना एक बहुत ही अहम बात है। और हमें खुशी है कि इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग के यहाँ है जो कि डेडिकेटेड बच्चों के लिए है, और सारे बच्चे वहाँ पे आकर, किसी बच्चे को निराश नहीं होना पड़ता है, और आकर के उनका इलाज हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर सावधानी रखें, सही समय पे इसकी पहचान हो जाए, और सही समय तक वो विशेषज्ञों की प्रक्रिया में आ जाएं, डॉक्टर के एडवाइस से चलने लगे और उन्हें स्वास्थ्य सेवा मिलने लगी, सुविधा मिलने लगे, तो एक आम आदमी की तरह नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, पहले की तुलना में काफी अधिक दिनों तक जी सकते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और विश्व सिकल सेल दिवस से जोड़ करके जो इस ब्लड डिसऑर्डर के प्रति ये रोग है, उसके लिए आपने जानकारियां दी कि बीमारी क्यों होता है, लक्षण क्या है, बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं, खास करके समाज के लोगों को किस तरह से जागरूक होना चाहिए, और जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है तो रक्तदान के लिए भी लोगों को प्रेरित होना चाहिए कि वो अपने समय समय पर रक्तदान भी कराएं, और सावधानी के साथ करें, उसमें सावधानी रखें। और इस तरह के रोगियों को वो अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट भी करते हैं, मदद भी करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।